नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हुआ आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर और डंके की चोट पर आपको दिखाते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु और साथ ही तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं खबर का हर एक पहलू। ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम जिनसे लेते हैं हम हर एक अपडेट। न्यूज पंच के जरिए आज 2 महत्वपूर्ण खबरों पर हमारा रुख रहेगा। उन टॉप लाइंस का रुख कर लेते हैं। सबसे पहली खबर वंदे भारत से जुड़ी हुई होगी। किस तरीके से रेल का विस्तारीकरण हो रहा है और साथ ही साथ यात्रा सुगम हो, विस्तार हो, ऐसे में जम्मू कश्मीर में अब वंदे भारत का नजारा आप ले सकेंगे। कैसे और वंदे भारत का कैसे विस्तार हो रहा है बताएंगे आपको न्यूज पंच में। साथ ही दुश्मनों के उड़ेंगे होश, क्योंकि दुश्मन यहां पर भी नहीं मार पाएंगे। ऐसी 2 मिसाइलें दुश्मन को करेंगी तबाह। कौन सी है वो 2 मिसाइलें बताएंगे आपको न्यूज पंच में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर रेलवे से जुड़ी हुई। कश्मीर की वादियों तक पहुंचने का सपना अब करीब आ गया है। अब सफर सिर्फ दूरी तय करने का नाम नहीं है बल्कि एक अनुभव बनने जा रहा है। जम्मू से श्रीनगर के बीच दौड़ती वंदे भारत एक्सप्रेस ने न सिर्फ वक्त को छोटा किया है बल्कि यात्रियों के सफर को आसान, सुरक्षित और तेज भी बना दिया है। जहां पहले घंटों की थकान होती थी, अब वही कुछ ही घंटों में आरामदायक और हाई स्पीड यात्रा का अनुभव मिलेगा। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये उन लाखों यात्रियों की उम्मीद है जो कश्मीर को करीब से देखना चाहते हैं। तो कैसे टूरिस्ट के लिए खुशखबरी है और कैसे जम्मू कश्मीर के नज़ारे आप वंदे भारत के जरिए देख पाएंगे, आइए आपको बताएंगे एक एक करके। लेकिन जम्मू कश्मीर वंदे भारत शुरू हुई है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि श्रीनगर कटरा वंदे भारत का यहां से विस्तार हो रहा है, जहां आज रेल मंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री और जम्मू के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहे। और अब जम्मू तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। आम यात्रियों के लिए बड़ा सुगम होने जा रहा है क्योंकि 2 मई से ये कर सकेंगे सफर। पर्यटकों के लिए एक सुखद खबर है और पर्यटन और अर्थव्यवस्था को यहाँ से बढ़ावा मिलेगा, रोजगार और सृजित होंगे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जो टूरिज्म इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट इस रेल के विस्तारीकरण से मिलेगा, वंदे भारत की तरफ से मिलेगा। आइए अब आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से विकास की वंदे भारत आपको दिखेगी। यहाँ अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे और उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। इतनी पॉपुलर हुई है ट्रेन, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बता रहे थे, 100% ऑक्यूपेंसी फ्रॉम डे 1, 100% ऑक्यूपेंसी। और अब तक 5.5 लाख लोग वंदे भारत से ट्रैवल कर चुके हैं। 5.5 लाख। एक तरीके से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन बन गई है ये रेलवे लाइन, जो पूरे देश की लाइफलाइन है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफलाइन बन गई है। जम्मू कश्मीर में रेल की जाल बिछने का काम उसी तरह से, उसी गति से हो रहा है जिस तरह के बाकी प्रदेशों में। हालांकि आपके भौगोलिक परिस्थितियां काफी भिन्न है, काफी कठिन। यातायात की तो सुविधा होगी ही होगी, ईज ऑफ ट्रैवल, उद्योग की भी सुविधा रहेगी, ईज ऑफ बिजनेस, सुरक्षा बलों की आवाजाही में भी सहूलत रहेगी। लेकिन उस सबसे हटकर के इस वंदे भारत की एक खासियत है, एक विशेषता है जो देश की किसी और वंदे भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है कि आज वाकई जम्मू को हमने कश्मीर के साथ रेल से जोड़ा है। लगभग 10 महीने पहले माननीय वजीर आजम साहब कटरा आए, कटरा से रेल का उद्घाटन हुआ। 8 बोगी वाला रेल जो है उसको अब 20 बोगी वाले रेल में तब्दील किया गया है। जहां 500 लोग इस रेल से सवार होते थे, आज एक ट्रेन के जरिए 1400 लोग जो है इस रेल के जरिए श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
तो वंदे भारत एक्सप्रेस का किस तरीके से विस्तार हुआ है, आपने सुना कि कैसे आज हरी झंडी दिखाई गई और कैसे अब यात्रा और सुगम हो जाएगी। और कनेक्टिविटी के लिहाज से वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों के लिए एक बेहद ही लोकप्रिय ट्रेन बनती हुई नजर आ रही है। वंदे भारत केवल 5 घंटे में अब दूरी तय हो जाएगी, जो पहले घंटों लगते थे। जम्मू कश्मीर के बीच की जो दूरी थी 267 किलोमीटर है, जिसमें अब जो विस्तार करके जो ज़्यादा वक्त लगता था अब कम लगेगा। वंदे भारत के कोचों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। पहले ही 8 कोच हुआ करते थे, अब इनकी संख्या 20 कर दी गई है, ताकि अगर यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो तो कोचों के जरिए, एक्स्ट्रा कोचों के जरिए उन यात्रियों के लिए जो टिकट कंफर्मेशन है वो भी आसान हो जाएगी। पर्यटकों को आसानी से मिलेगी कंफर्म टिकट, यानी जम्मू कश्मीर की जो वादियां हैं उससे नज़ारे अगर आप रेल के ज़रिए देखना चाहते थे और वहां पहुंचना चाहते थे तो उसके लिए रेल के इस विस्तारीकरण से एक बड़ा यहाँ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। तो जम्मू कश्मीर के बीच की जो दूरी थी 267 किलोमीटर है और इस रेल के विस्तारीकरण से ये जो घंटों का समय लगता था अब वो कम लगेगा। किस किस रूट पर दौड़ेगी ये वंदे भारत, आइए अब आपको बताते हैं। और पहले किन रूट्स पे दौड़ती थी ये आपको बताते हैं। तो किन किन रूट्स पे दौड़ेगी? जम्मू तवी, शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन, उधमपुर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, बनिहाल, अनंतनाग और श्रीनगर। तो ये इन रूट्स पे ये ट्रेन जो है वंदे भारत, जिसका आज विस्तारीकरण हुआ है, जिसमें 8 कोचों की जगह अब 20 कोच होंगे और हरी झंडी भी इसको दिखा दी गई है। तो कई मायनों में इसको खास माना जा रहा है। निशांत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ। निशांत, जम्मू कश्मीर के यात्रियों और जम्मू कश्मीर जाने वाले उन यात्रियों के लिए बेहद ही सुखद खबर है, पर्यटन के लिहाज से भी, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी, और रेल का जिस तरीके से आधुनिकीकरण और वंदे भारत लोकप्रिय हो रही है उस कदम में भी इसको एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। देखिए, कश्मीर को एक बड़ा तोहफा है केंद्र सरकार की ओर से और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया है। दरअसल वंदे भारत की शुरुआत जब प्रधानमंत्री ने 6 जून को की थी, उसके बाद से देखा था कि खासकर कटरा से लेकर श्रीनगर तक हाई डिमांड जा रही थी और ट्रेन के डिब्बे लगातार फुल थे, रिजर्वेशन में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते अब वंदे भारत का विस्तारित किया गया है और 8 की जगह 20 डिब्बे लगाने की बात की जा रही है, जिससे कि यात्रियों को ज़्यादा सहूलियत मिले, लोगों को टिकट्स मिले और आसानी से जम्मू और कश्मीर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में पर्यटन का एक बड़ा व्यवसाय है, साथ ही जम्मू में भी कई सारे व्यवसाय हैं और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से कश्मीर की दूरी जो घटना अपने आप में एक बड़ी बात तब से लेकर आज तक हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ नेशनल हाईवे को जिस तरीके से डेवलप किया गया है, तो भारत का एक महत्वपूर्ण अंग भारत के साथ मजबूती के साथ ये वंदे भारत कनेक्ट कर रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से आज का कार्यक्रम हुआ, हमने देखा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहीं ना कहीं सराहना की और कैसे जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कभी सपना देखा जाता था, क्योंकि ये कुछ ऐसे इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं जहां कनेक्टिविटी मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन रेल के इस विस्तारीकरण से ये कुछ संभव हो पाया है। देखिए, रेल सबसे सुगम परिवहन का साधन होता है, आम लोगों से जुड़ा हुआ साधन है और इस बात को सरकार भली भांति जानती है। और केंद्र सरकार की बात की जाए तो भारतीय रेल में 2014 से लेकर अभी तक क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन में अगर कहा जाए तो जम्मू की कश्मीर के साथ कनेक्टिविटी। ये ऐतिहासिक पल था जब प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी और उसके बाद अब ये ऐतिहासिक पल है कि इसको एक साथ विस्तारित किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि भारत के जिन हिस्सों में रेलवे को जाने में समय लगा था, वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सपने को पूरा किया है, जिससे आम लोगों का, खासकर रेलवे से जुड़े हुए यात्री जो हैं उनके लिए बहुत ही सुलभ स्थिति बनी है। और खासकर कश्मीर जाना बहुत ही महंगा हुआ करता था, अगर बस से जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हुआ करता था, फ्लाइट से जाएं तो फ्लाइट के टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। लेकिन जब से वंदे भारत की शुरुआत हुई है, टिकट्स में कमी देखी गई है और दूसरी तरफ कश्मीर में पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो जाने लगे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में कश्मीर जाने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा और जिस तरीके से खूबसूरती है कश्मीर की, जो भारत में कनेक्टिविटी ना होने की वजह से बहुत लोगों की पहुंच से बाहर था, खासकर मध्यम या लोअर मिडिल क्लास की बात कही जाए, तो अब कश्मीर जाना उनके लिए भी बेहद सुगम हो गया है।
निशांत, इसके साथ मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी, वो ये है कि वंदे भारत की बढ़ती लोकप्रियता लगातार हम देख रहे हैं, यात्रियों की पहली पसंद वंदे भारत बनती जा रही है, क्योंकि एक तो आधुनिकीकरण, बेटर फैसिलिटीज और यात्रा में कम समय लगना, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुख्य फैक्टर्स है जिसको लेकर वंदे भारत की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। देखिए, ये रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन है और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे में ट्रांसफॉर्म ला रहे हैं, उसमें सबसे मजबूत कड़ी जो है वो वंदे भारत ट्रेन है। और वंदे भारत ट्रेन की जब से शुरुआत हुई, हमने देखा है कि इसकी डिमांड पहले दिन से ही अत्यधिक है, क्योंकि समय पर पहुंचाती है, साफ सुथरी ट्रेन है, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलती है और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जेब पर भारी नहीं पड़ती है, जिसमें मध्यम और लोअर मिडिल क्लास आराम से जा सकता है। तो ऐसे में वंदे भारत की डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसके चलते सरकार ने वंदे भारत स्लीपर की भी शुरुआत कर दी है और भविष्य में हमें बहुत सारे रूट्स पे भी वंदे भारत स्लीपर देखने को मिलेगी। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय रेल इस बात को समझती है कि समय के साथ किस तरीके से बदलाव किया जाना चाहिए और 2047 का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वंदे भारत एक मजबूत कड़ी बनकर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, इन तमाम जानकारियों के साथ कि वंदे भारत ट्रेन्स का किस तरीके से विस्तारीकरण हो रहा है और आज जो जम्मू के साथ कश्मीर की कनेक्टिविटी बढ़ी है और साथ ही साथ 8 कोचेज के साथ 20 कोचेज हुए, ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक वंदे भारत और रेल के लिए एक बड़ी खबर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। 2 मिसाइलों से एक साथ वार और दुश्मन लाचार। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि अब जवाब नहीं, सीधा प्रहार होगा। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के इस ऐतिहासिक परीक्षण ने यह साफ कर दिया है कि अब हिंद महासागर में भारत की ताकत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। जब एक साथ 2 एंटी शिप मिसाइलें दुश्मन के जहाजों की ओर बढ़ती हैं, तो उनके पास बचने का मौका लगभग खत्म हो जाता है। NASM-SR एक ऐसी स्वदेशी मिसाइल है जो समुद्र की सतह से बेहद करीब उड़ते हुए दुश्मन के सबसे ताकतवर युद्धपोत को भी निशाना बना सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सॉल्वो लॉन्च टेक्नोलॉजी, यानी एक साथ कई मिसाइलों का हमला और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। भारत का डिफेंस सेक्टर आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मेक इन इंडिया से लेकर हाईटेक वेपन सिस्टम तक देश अब आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि एक मजबूत सैन्य शक्ति बनकर भी उभर रहा है। तो कैसे ये डिफेंस सिस्टम अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है और साथ ही साथ डीआरडीओ ने क्या ऐसा कमाल किया इन 2 मिसाइलों के परीक्षण से, आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे अब नहीं बचेंगे दुश्मनों के जहाज, क्योंकि NASM-SR मिसाइल का पहला सॉल्वो लॉन्च हो चुका है। पहली बार सल्वो लॉन्च क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। डीआरडीओ और नौसेना ने इसका सफल परीक्षण किया है। एक साथ 2 मिसाइलें लॉन्च की है इसके जरिए। और कहाँ हुआ है ये सब? ओडिशा तट पर बंगाल की खाड़ी में से लॉन्च किया गया है। हेलीकॉप्टर से मिसाइल का सटीक निशाना ये लगा सकती है। मिसाइल ने समुद्री जहाज को बनाया टारगेट। तो ऐसे में बड़ी दमदार हैं ये 2 मिसाइलें, जिसको डीआरडीओ और नौसेना ने मिलकर इसका परीक्षण किया है। और कैसे दुश्मन के होश इससे उड़ेंगे, आइए आपको बताते हैं। NASM-SR मिसाइल कितनी दमदार है, कितनी ताकतवर है। पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल है, 55 किलोमीटर तक सटीक हमला करने की क्षमता रखती है। साथ ही दुश्मन युद्धपोतों पर सटीक वार, ये महत्वपूर्ण बात है कि सटीक वार, यानी अगर दुश्मन पर भी मारना चाहे, देखना भी चाहे, वो भी कहीं ना कहीं डर जाएगा। समुद्र की सतह के बहुत करीब उड़ान। साथ ही नौसेना हेलीकॉप्टरों के लिए खास तरीके से ये तैयार किए गए हैं। कई डीआरडीओ लैब्स ने इसको मिलकर बनाया है। आपको अब बताते हैं कि क्यों ये साल्वो लॉन्च जरूरी है देश के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए, और कैसे तेजी से ये जो कई मिसाइल लॉन्च हो रही है उनका मुख्य लक्ष्य है क्या? एक प्लेटफॉर्म से लगातार फायरिंग करना और दुश्मन पर एक साथ कई हमले करना। रोक नहीं पाएगा ये एयर डिफेंस सिस्टम अगर दुश्मन पर भी मारने की कोशिश करता है, देखने की भी कोशिश करता है, या फिर कोई भी ऐसा मिसाइलें इंटरसेप्ट होती हैं तो उसको ध्वस्त करने में ये बेहद ही लाभदायक है। युद्ध में तकनीक बेहद कारगर है। इस तकनीक को ये सॉल्वो टेक्नोलॉजी जो है वो बोला जा रहा है। विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मेक इन इंडिया से लेकर जिस तरीके से हमारा इंडियन डिफेंस वेपन सिस्टम भी मजबूत होता जा रहा है, उसकी कहीं ना कहीं ये एक बानगी है।
जी, भावना बिल्कुल ठीक कहा आपने और पूरे देश ने देखा किस तरह से हमने 26 जनवरी पर इसका मुज़ाहरा किया, पूरी दुनिया ने देखा और अब इसका प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट होने की उम्मीद है। और जैसे कि इसका नाम है नेवल एंटी शिप मिसाइल और इसका ये शॉर्ट रेंज है और इसको जब कल उड़ीसा से बैक टू बैक 2 फायर किए गए, बिल्कुल सटीक फायर हुआ और इसका मकसद ये है कि जो हमारी सी ईगल जो मिसाइलें हैं उनको रिप्लेस करेगी और ये मेड इन इंडिया है। सी ईगल जो है वो ब्रिटिश मेड मिसाइल्स हैं और उसके आने के बाद ख़ास तौर से जो मिड साइज़ शिप्स हैं, टोही जहाज़ जो हैं, उन पर हमारी पूरी नज़र रहेगी और अभी भी नज़र है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएगा क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से हालात बदलते चले जा रहे हैं। अभी भी मिडल ईस्ट का लड़ाई थमी नहीं है। यूक्रेन रशिया ने पहले से ही सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया हुआ है और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया है। आज ही रक्षा मंत्री ने कहा एक डिफेंस समिट में कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे। तो इंडिया को हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा और नेवी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि ये हमने सीखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि हमें हमेशा 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। तो समुद्र से सतह तक ये किस तरीके से नेवी के सेक्टर को मजबूत करने में सफल साबित होंगी और जो टेक्नोलॉजी है सॉल्वो टेक्नोलॉजी वो किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक भारत जिसमें रक्षा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है उसमें मदद करेगी? देखिए भावना, जैसे कि मैं आपको बताया कि ये सीगल मिसाइल्स को रिप्लेस करेगी और अभी जो सी किंग हेलीकॉप्टर से इसको फायर किया गया था तो सबसे पहले ये सी किंग हेलीकॉप्टर में लगाई जाएंगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जानकारों का मानना है कि 2027 के अंत तक इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बनेगी। यानी कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं हमने देखा किस तरह से मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कि मेड इन इंडिया का जो कैंपेन है, मेक इन इंडिया का जो कैंपेन है ख़ास तौर से डिफेंस के अंदर, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा। तो 2027 के एंड तक ये हमारे हेलीकॉप्टर सबसे पहले सी किंग में लगेंगे, उसके बाद ये सी हॉक्स और ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है हमारे उसमें भी ये लगा दिए जाएंगे। तो ये जो मिसाइल है ये मेड इन इंडिया है, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इसके लिए हमें किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। हमने अपने पुराने मिसाइल्स जो सी ईगल मिसाइल्स हैं उनको ये रिप्लेस करेगी। तो जो ताकत नेवी को मिलनी है वो धीरे धीरे हमारे DRDO, प्राइवेट सेक्टर और विशाल आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन यहाँ तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है। अपने दर्शकों को दिखाते हैं वो तस्वीरें जहाँ सफल परीक्षण किया गया DRDO और भारतीय नौसेना का, किस तरीके से सफल परीक्षण हुआ, लॉन्चिंग हुई और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नेवी सेक्टर के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। और कल उड़ीसा के तट पर ये सारा परीक्षण हुआ है और ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं और 55 किलोमीटर के जो रेडियस है उन पे ये मिसाइल जो है बेहद ही कारगर साबित होंगे। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, आप बता रहे थे कि किस तरीके से इसका उद्देश्य है और इंडियन डिफेंस सेक्टर को ये कैसे मजबूती प्रदान करेगा। देखिए हमारा जो पूरा डिफेंस का है ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से हम अपनी टेक्नोलॉजी को लगातार डेवलप करें, लगातार इनोवेट करें और उसी के तहत नेवी पे बहुत ज़्यादा फोकस ये है क्योंकि एक कहावत है, ही हु रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड। तो हमारी जो पूरी तैयारी है वो इसलिए है कि किसी भी तरह हम ना सिर्फ अपनी कोस्टल लाइन को डिफेंड करें लेकिन हम अरेबियन सी से लेकर इंडियन ओशन और अब पैसिफिक ओशन में भारत की जो है दखल वो बढ़ती चली जा रही है। वो इसलिए है क्योंकि दूसरे देश जो हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो भी हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और जब विशाखापट्टनम में ये एक सिंपोजियम हुआ इंडियन ओशन का तो उसमें मेरी बातचीत हुई थी नेवी चीफ से। उन्होंने कहा था कि देखिए भारत हमेशा ये चाहता है कि शांति बनी रहे, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से डिफेंस जो है वो उसके साथ साथ आपका अटैक भी बहुत स्ट्रांग हो। तो इसके लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड ना होना पड़े। अगर हमारे फ्रेंडली नेशंस को हमारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं कि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, वो भी बात है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को मजबूत करना होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास हो। और जब जैसे आपने बताया कि 55 किलोमीटर्स का इसका रेडियस है तो 55 किलोमीटर तक ये बिल्कुल सटीक प्रहार करेगा। और कल एक के बाद एक बैक टू बैक 2 फायर किए गए, इससे ये बिल्कुल साबित हो गया है कि मल्टीपल फायरिंग के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि 2027 के एंड तक ये इंडियन नेवी में इसको इंडक्ट किया जा सकता है। किन सिचुएशंस पे इस तरीके की मिसाइल्स बेहद ही कारगर साबित होती है विशाल?
देखिए, इस तरह की जो मिसाइल्स हैं वो ख़ास तौर से एयर टू सी सरफेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और उसमें ख़ास बात यह है कि जो मिड साइज़ आपके जहाज़ है, जो मीडियम साइज़ के हैं, ख़ास तौर से टोही जहाज़ हो सकते हैं जो आपके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं या आपके इलाके में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये मिसाइलें काफ़ी कारगर साबित होगी। हमारे पास सीगल मिसाइल्स हैं, लेकिन अब ये जो हमारा NASAM SR है, यानी कि नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, ये उसको रिप्लेस कर देगा। और फिर सबसे पहले हम अपने सी किंग हेलीकॉप्टर में इसको लगाएंगे, उसके बाद सी हॉक्स और ध्रुव हेलीकॉप्टर में भी इसको लगाकर पूरी तरह से नेवी हमारे लिए अब दुश्मनों पर नज़र रखेगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जाएगा और अलग अलग कंपनीज इसको बनाएंगी, तो हमारा प्रोडक्शन तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि हमें एक ही कंपनी पर डिपेंड रहना होगा, मल्टीपल प्रोडक्शंस होंगे, और उसके साथ ही नेवी जो है उसको ज़रूरत पड़ने पर अपना साजो सामान हमेशा उपलब्ध मिलेगा। और दुश्मनों के होश उड़ जाए ऐसे में इस तरीके की मिसाइल्स कितनी ये कहते हैं ना कि दुश्मन पर भी ना मार पाए और दुश्मन के जहाज वहीं ध्वस्त हो जाएंगे इंटरसेप्ट करके, तो इस तरीके की मिसाइल्स किस तरीके से काम करती हैं और इंडियन डिफेंस सेक्टर जिस तरीके से मजबूत हो रहा है उसमें नेवी की ये जो मिसाइल्स हैं वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं इस समय? देखिए भावना, जैसे मैं आपको बताया कि ये टोही जहाज़ों पर ख़ास तौर से ख़तरा बनकर टूटेंगी, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत सारे सबक सीखे थे। मैंने टू फ्रंट वॉर की आपसे बात की, उसके साथ साथ नेवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। हमने आर्मी और एयरफोर्स के बारे में सुना, किस तरह से हमने डीप इनसाइड तक स्ट्राइक करा, और आर्मी ने किस तरह से अपने बॉर्डर्स को डिफेंड किया, एयरफोर्स ने अंदर तक घुस के दुश्मन के टेररिस्ट कैंप को नेस्त नाबूद किया। लेकिन जो नेवी का रोल था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो कराची का पोर्ट है उसके काफ़ी पास तक हमारी इंडियन नेवी पहुंच गई थी और बड़ा एग्रेसिव पोजीशनिंग हमने ले लिया था। तो जो पॉस्चरिंग था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसकी वजह से खुद नेवी चीफ ने बताया मीडिया को कि पाकिस्तान की जो नेवी थी वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाई और किसी भी तरह की हरकत करने की स्थिति में वो नहीं थी, क्योंकि हमने उसको इस तरह से चेकमेट कर दिया था कि वो अपने इलाके से हिल नहीं पा रहे थे, और हम इस पोजीशन पे थे हम कि मौका जैसे हमारे को ऑर्डर्स होते हम अटैक कर देते एकदम, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कर दिया कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे। वो बात दूसरी है कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई और हमने इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन इतना ज़रूर है कि नेवी के एग्रेसिव पोस्चरिंग की वजह से पाकिस्तान बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ गया था, और अब जब हमारे पास लगातार नई नई चीज़ें आ रही है वो भी मेड इन इंडिया, अभी आपने देखा किस तरह से हमने उड़ीसा के अंदर इसकी टेस्टिंग की है, तो ये साफ हो जाता है कि इंडिया अब अपनी टेक्नोलॉजी पे निर्भर कर रहा है। और यहाँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो मिसाइल है ये अपनी तरह की दुनिया में अनोखी मिसाइल है, यानी कि दुनिया में और किसी देश के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इसे DRDO ने बनाया है और इंडियन नेवी के लिए बनाया है, शॉर्ट रेंज पर ख़ास तौर से कारगर हमारी नेवी को साबित करने के लिए। विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए और बताने के लिए कि कैसा रक्षा क्षेत्र हमारा मजबूत होता जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल लॉन्चिंग से पहले सैल्वो लॉन्च से पहले DRDO, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और उद्योग जगत जिसमें DCPP के साझेदार भी शामिल हैं उनको बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इस मिसाइल के विकास से रक्षा बलों की क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप DD न्यूज के साथ, क्योंकि DD न्यूज ही है सिर्फ भरोसा सच का। दीजिए अनुमति, नमस्कार।